संविधान क्यों और कैसे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2 क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट। पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि हमने इसके कुछ कार्यों को पिछली वीडियो में देख लिया था। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके अगले कार्य को अगले पार्ट में लेके आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान तालमेल बैठाता है और भरोसा दिलाता है, ये हमारा पिछली वीडियो में हो गया था। और साथ ही साथ निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं भी हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के कार्य। तो आज हम देखेंगे सरकार शक्तियों पर सीमाएं कैसे लगाती है। जो हमारा संविधान है वो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कैसे लगाता है। तो संविधान जो है वो तय करता है कि जो कानून बनाएगा वह कौन बनाएगा। तो जो सत्ता में सरकार रहती है वह कानूनों को बनाएगी, लेकिन वह हर तरीके के कानून बना सकती है, चाहे वह अनुचित हो वह अन्यायपूर्ण हो। अब जनता के लिए जो उचित और न्यायपूर्ण कानून होते हैं वह तो जरूरी होते हैं, लेकिन क्या होगा जब सरकार अन्यायपूर्ण और अनुचित जो कानून है उनको बनाना शुरू कर दे। जैसे अगर हम इसके उदाहरण में देखें कि कोई सरकार यह कानून बना दे कि कोई अब अपने धर्म का पालन नहीं करेगा या पालन करने से रोक दे, हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता होती है उसको हमसे छीन ले, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हमसे छीन ले। तो इसलिए जो संविधान है उसने सरकार पर कुछ सीमाओं को आवश्यक बताया है। ये जो सीमाएं होती हैं ये मौलिक होती हैं, जिन्हें सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है। उसके बाद में अगर मैं देखूं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनका सरकार उल्लंघन नहीं करती है, तो संविधान यह चीज सीमित करता है और स्पष्ट करता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो सरकार है वो उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर इनके उदाहरण में देखूं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या चीज है जिनका सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है या जो जनता के हित में ही वह कानून बनाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि कुछ ऐसे मौलिक कानून होते हैं या अधिकार होते हैं जो जनता को दिए जाते हैं और सरकार उनका उल्लंघन नहीं करती है। यदि ऐसा होता है कि सरकार उनका उल्लंघन करती है तो जो जनता होती है वह न्यायालय अपने जो अधिकार को वापस पाने के लिए जा सकती है, न्यायालय में जाकर अपना न्याय प्राप्त कर सकती है। तो एक बात तो ये हो गई कि जो जनता है वो अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय जाकर इस चीज के लिए रिट दायर करवा सकती है, जो याचिका दायर कर सकती है, और न्यायालय उस पर रिट जारी करके उसके प्रति उस चीज का न्याय सुनिश्चित करता है। लेकिन संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तो जितने भी हमें अधिकार दिए होते हैं वह उनको सीमित भी कर सकती है, लेकिन और केवल केवल यह होता है राष्ट्रीय हित में। यदि किसी और वजह से वो हमारी जो सरकार है उनको सीमित करना चाहे तो वह नहीं कर सकती है हमारे अधिकारों को, लेकिन राष्ट्रीय आपात की स्थिति में वह सीमित कर सकती है या राष्ट्रीय हित में वह हमारे अधिकारों को सीमित कर सकती है या कम कर सकती है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जो संविधान है वह सरकार की शक्तियों पर सीमा तो लगाता ही लगाता है, लेकिन साथ ही साथ जो जनता है उसको भी यह बताता है कि राष्ट्र हित में आपकी शक्तियों को सीमित किया जा सकता है, परंतु अन्य किसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में हम अगर अगला कार्य देखें, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो संविधान एक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें सरकार अपनी जनता के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करे और समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्ति प्रदान करे। जो सरकार होती है वह ऐसे कार्यों को ज्यादा प्रगति देगी जो हमारे समाज है उसमें जो असमानता की खाइयां हैं या सबके हित में हैं ऐसे कानूनों को बढ़ावा देगी। और समाज की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो मतलब मान लीजिए हम खुद हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो समाज है उसमें जो अमीरी गरीबी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, जो असमानता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, गरीबी के विभिन्न रूपों से जो सरकार है वो जल्द से जल्द निपटान करे उनका। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो समाज की आकांक्षाओं जो लक्ष्य होते हैं उनको अभिव्यक्त करती है। तो इसके उदाहरण में असमानताओं को कम करना, गरीबी के विभिन्न रूपों से सरकार के द्वारा निपटा जाना और जातिगत भेदभाव को कम करना, ये सारी चीजें समाज की आकांक्षाओं लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान यह तय करता है कि सरकार ऐसे कार्य करेगी जो
समाज की आकांक्षाओं लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे और वह सकारात्मक कार्य होने चाहिए। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसा कि इस एनसीईआरटी में बताया गया है, तो वहां दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात की है। दक्षिण अफ्रीका जो है वो एक नस्लीय भेदभाव के इतिहास पर रहा है। तो जैसे जैसे उसमें नया संविधान आया, योग्य सरकार आई, तो उन्होंने ऐसा प्रावधान किया जो इस नस्लीय जो भेदभाव है इसको मिटा सके। तो इससे यह समझा जा सकता है कि जो संविधान और योग्य सरकार होती हैं वह समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्रेरित करती हैं और उन पर खड़ी भी उतरती हैं। संविधान और समाज ये दोनों ही सुनिश्चित करते हैं कि सकारात्मक लोक कल्याण कदम उठाए जाएं सरकार के द्वारा। ये दोनों यह भी सुनिश्चित करते हैं, संविधान और समाज, कि जनता गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके। सरकार ऐसे कदम उठाए कि जो हमारी जनता है वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा जीवन जी सके, और यह सुनिश्चित भी हमारा संविधान और समाज दोनों मिलकर करते हैं। यदि मैं दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के संविधानों की चर्चा करूं तो सरकार उसमें किस तरीके से या उनका क्या कर्तव्य है या वह किस पर्पज से संविधान को बनाते हैं या उससे काम करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। यह एक सकारात्मक कार्य है। अन्यायपूर्ण जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे, सबके लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था करवाएंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। तो यह सरकार के लिए सकारात्मक कार्य हैं और वह अपनी जनता को उनके हित के सुनिश्चित करने के लिए यह सारे कार्यों को पूर्ण करेगी। ऐसे ही इंडोनेशिया में उसके लिए यह अनिवार्य है या उसका सरकार का पर्पज है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देगी, उसके संचालन के व्यवस्था को अच्छी करेगी और गरीबी व अनाथों की देखभाल भी वह स्वयं सरकार करेगी। तो जो हमारा संविधान होता है वह स्पष्ट करता है कि आखिरकार को सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना। उसके बाद में हम 5वें कार्य की बात करें तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब राष्ट्र के अंतर्गत कई तरीके की बुनियादी पहचान होती हैं। किसी राष्ट्र की अपनी एक बुनियादी पहचान होती है। यदि हम सर्वप्रथम राजनीतिक पहचान की बात करें तो ये कैसे होती है, तो जो हमारा संविधान होता है वह समाज को सामूहिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करता है, कुछ बुनियादी नियमों की सहमति के साथ। इसमें होता है कि शासन कैसे होगा, कौन कौन लोग होंगे, इन सारी चीजों पर जब सहमति बन जाती है तो वही हमारी राजनीतिक पहचान का कारण बनती है। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वह कैसे शासन करेंगे, उसमें हमारे कौन कौन प्रतिनिधि होंगे, किस तरह के कानून बनेंगे, इन सारी चीजों पर सहमति बनती है तो वह एक हमारी राजनीतिक पहचान का कार्य करती है। जैसे कि आप आज राजनीतिक नेताओं को जानते हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी, श्री आदित्यनाथ योगी, ये सारी राजनीतिक पहचान के ही जो मेन मुख्य होते हैं यह वही हैं। उसके बाद में अगर नैतिक पहचान की मैं बात करूं तो इसमें आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताएं ये तीनों शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो संविधान कुछ आधिकारिक बंधनों से यह तय करता है कि समाज में कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। जो आकांक्षाएं, लक्ष्य, स्वतंत्रता होती हैं, तो स्वतंत्रता में अगर मैं बात करूं तो किसी की स्वतंत्रता केवल वहीं तक सीमित होती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। हम किसी को हानि ना पहुंचाएं और समाज के हित के लिए कार्य करें, ये हमारे सब नैतिक मूल्य हैं। आधिकारिक बंधनों से भी यह तय हो सकता है, तो वही हमारी नैतिक पहचान को बढ़ावा देता है। उसके बाद राजनीतिक व नैतिक नियम, जो कि लगभग विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। हो सकता है इन सबकी अवधारणा अलग अलग हो, किसी के लिए राजनीतिक और नैतिक नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग सारे संविधानों में स्वीकार किए जाते हैं। ज्यादातर जो राष्ट्र होते हैं वो विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मेलन से ही बने होते हैं। जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वह जर्मन नस्ल के आधार पर बना हुआ था, लेकिन जो हमारा भारत है उसमें भारत नस्ल या जातीयता को नागरिकता के रूप में मान्यता नहीं देता, वह केवल नागरिकों को भारतीयता की मान्यता देता है, जो कि स्पष्ट करता है कि जो भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, वह अपनी एक ऐसी पहचान बनाए जिसमें नैतिक मूल्य, नैतिक पहचान हो, जिससे जो भारत है वह विश्व गुरु बन सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जो एनसीईआरटी का पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का ही, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।